नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए म्यूजिक क्लास 9 आपके पास लेकर के आए हैं। बिना समय गवाए हुए अब वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें तथा जिस समय हम आपको वीडियो अपलोड करते हैं, प्रीमियम टाइम लगाते हैं, उस समय आप अवश्य क्लास को ज्वाइन करें और उसी वक्त आप प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ आंसर देने की कोशिश करें। इससे फायदा यह आपको है, एक ही बार में आपको आंसर याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र बच्चों का कॉल्स और मैसेज आए हुए थे कि सर याद करते हैं तो याद नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इसका कारण एक ही है, आप सही समय पर सही तरीका से पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए जब भी हम प्रीमियम टाइम लगाएं उस समय आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, 100% आपको याद होगा तो होगा। इसलिए आज का प्रथम प्रश्न मित्रों कि श्रीनिवास ग्रंथ का किस कारण से बहुत महत्व है। श्रीनिवास ग्रंथ का किस कारण से बहुत महत्व है। तो ए में आपका है बच्चों स्वर प्रकरण, बी में है वीणा के तार पर स्वर स्थापना, और सी में है थाट पद्धति, और डी में आपका है मेल राग की वर्गीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि वीणा के तार पर स्वर स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है किराना घराने के गायक सवाई गंधर्व की अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ए में आपको अब्दुल रहमान, बी में आपको सवाई गंधर्व, और सी में आपका है राम भाऊ कुंद गोलकर, और डी में आपका रामकृष्ण बुआ। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि राम भाऊ कुंद गोलकर, अर्थात किराना घराने के गायक सवाई गंधर्व की अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राम भाऊ कुंद गोलकर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि मियां की तोड़ी राग के आविष्कारकर्ता कौन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मियां की तोड़ी राग के आविष्कारकर्ता कौन है। तो ए में है बच्चों आपको हरिदास, बी में है तानसेन, सी में है बैजू बावरा, और डी में है गोपाल नायक। इसका आंसर आपको 100% याद होना चाहिए, अर्थात तानसेन। मियां की तोड़ी राग का आविष्कारक कौन है? तानसेन। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर करा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद धमार गायन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। अर्थात ध्रुपद धमार गायन पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंडित विष्णु दिगंबर, राजा भैया पूंछ वाले, यहाँ पर लिखल है, छ छूट गया, छ लिखा है पूंछ वाले, राजा भैया पूंछ वाले, ओंकार नाथ ठाकुर। इसका आंसर बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि राजा भैया पूंछ वाले। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं। मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं। तो ए में आपको है 9, बी में है 11, सी में है 10, और डी में है 13। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, मतलब 11। मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? 11। मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? 11। मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? 11। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, तराना के समान कर्नाटक संगीत में कौन सी गीत प्रकार है। तराना के समान कर्नाटक संगीत में कौन सी गीत प्रकार है। तो ए में आपका है तिलाना, बी में है जावली, सी में है कृति, और डी में है वर्णम। ठीक बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि जावली। बी कहने का मतलब क्या है? जावली। तराना के समान कर्नाटक संगीत में कौन सी गीत प्रकार है, तो जावली। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों निरर्थक वनों से युक्त हवा अंग को शैली को क्या कहते हैं। निरर्थक वनों से युक्त हवा अंग को शैली को क्या कहते हैं। ए में आपका तराना है, बी में त्रिवट है, सी में चतुर है, और टी में आपका टप्पा है, सॉरी डी में आपका टप्पा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि टप्पा। डी कहने का मतलब क्या है कि टप्पा। निरर्थक कणों से युक्त हवा अंग को शैली को क्या कहते हैं, तो टप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? टप्पा। अब्दुल करीम खान निम्नलिखित में से किस घराने, यहाँ पर लिखाएगा किस घराने, बच्चे लोग हैं मिस्टेक से टाइपिंग कर देते हैं। अब्दुल करीम खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
ए में आगरा घराना, बी में ग्वालियर, सी में दिल्ली और डी में किराना। डी आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी मतलब किराना घराना। अब्दुल करीम खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराना। किस घराना? किराना घराना। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, गायक अब्दुल करीम खान किस स्थान या किस शहर से संबंधित हैं? तो ए में आपका है दिल्ली, बी में है जयपुर, सी में है जोधपुर, डी में है सहारनपुर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि सहारनपुर। गायक अब्दुल करीम खान किस स्थान से संबंधित है? तो सहारनपुर से। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ए में आपका ऑप्शन है जय जयवंतिया, परमेल, परवेशक राग। यही आपका आंसर हो जाएगा। टाइम क्यों बर्बाद करें? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो जय जयवंतिया जो आपको है जय जयवंती, परमेल, परवेशक राग को ही बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग मुख्य रूप से कितनी जातियां हैं? राग के मुख्य रूप से कितनी जातियां बच्चों? तो जातियां कितना है? 3 है। राग के मुख्य रूप से जातियां कितने हैं? तो 3 है। पहला संपूर्ण है, दूसरा साडव है, तीसरा औडव है। अर्थात इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ये नंबर। राग की कितनी जातियां हैं? तो 3 जातियां हैं, संपूर्ण, साडव और औडव। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जो प्रबंध के अंग को इंगित करता है। ठीक है। इसका आपको आंसर बारीकी से देना है क्योंकि इसी तरीका का क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा है। ए में आपको सूद अलिक्रम विकीर्ण प्रबंध गलत है। सूद सालड सूद ये भी गलत है। उदग्र मेलापक ध्रुव अभोग यही आपका बच्चों क्या है? सही है। सी नंबर इसका आंसर। सीधा सीधा याद रखिए कि निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जो प्रबंध के अंगों को इंगित करता है। तो उदग्र, मेलापक, ध्रुव और अभोग। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गिरिजा देवी की संगीत शिक्षा किसकी रेख देख में हुई थी? अर्थात तो गिरिजा देवी ठुमरी गायिका है। इनका जो है संगीत की शिक्षा किनके रेख देख में हुआ था? बताइए आंसर। ए में आपका रामदास, बी में है अलार खां, सी में है सरजू प्रसाद मिश्र और डी में समता प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि सरयू प्रसाद। ठीक है। गिरिजा देवी की संगीत की शिक्षा किसकी रेख देख में हुआ था? सरजू प्रसाद के। अब्दुल वहीद खां किस घराने से संबंध रखते थे? घराना, किस घराने? घराने। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। अब्दुल वहीद खां किस घराने से संबंध रखते थे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किराना घराना। आगरा भी गलत है, दिल्ली भी गलत है, ग्वालियर भी गलत है। अर्थात अब्दुल वाहिद खां का संबंध किस घराना से है? किराना घराना से। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अब्दुल करीम खां निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? देखिए यहां पर था अब्दुल वाहिद खां किराना घराना, और यहां पर बच्चों क्वेश्चन है आपका अब्दुल करीम खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंध रखते थे? ए में है आगरा, बी में है ग्वालियर, सी में है दिल्ली और डी में है किराना। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि किराना घराना। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि गायक अब्दुल करीम खां किस स्थान या शहर से संबंध रखते थे? देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब्दुल करीम खां का संबंध जो था किराना घराना से था, परंतु यहाँ पर प्रश्न है कि गायक अब्दुल करीम खां किस स्थान या शहर से संबंध रखते थे? दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, सहारनपुर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि सहारनपुर। ठीक है। डी कहने का मतलब क्या है? सहारनपुर। 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है किसमें? ठीक है। तो ए में आपका है नाट्य शास्त्र, बी में आपका संगीत मरकंद और सी में आपका विदेशी और डी में आपका संगीत रत्नाकर। डी में क्या है? संगीत रत्नाकर। अर्थात 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो संगीत रत्नाकर में। किसमें मिलता है? संगीत रत्नाकर में 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किसमें मिलता है? संगीत रत्नाकर में। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे तो 100% आपको याद हो जाएगा तो हो जाएगा। भरत ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा की है? तो ए में आपका है 9, बी में 8, सी में 7 और डी में है 6। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि 8। भरत ने नाट्य शास्त्र में
कितने रसों की चर्चा की है? तो 8 रसों की। षडज ग्राम की कितनी विकृति जातियां हैं? षडज ग्राम की कितनी विकृति जातियां हैं? ए में 5 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि 3। षडज ग्राम की कितनी विकृति जातियां हैं? तो 3। नेक्स्ट, मध्यम ग्राम की कितनी विकृति जातियां हैं? तो याद रखिए कि मध्यम ग्राम में कुल जाति जो बच्चों होता है 11 होता है। कितना होता है? 11, जिसमें विकृति जाति 8 होता है। विकृति जाति कितना होता है? 8। मतलब कहने का मतलब एक आंसर कितना हो गया? डी नंबर। मध्यम ग्राम की विकृति जातियां कितनी है? तो 8 है। ठीक बच्चों, मध्यम ग्राम की कितनी शुद्ध जातियां होती है? तो 3। कितना होता है? 3। 3 कहने का मतलब है कि डी नंबर। मध्यम ग्राम की कितनी शुद्ध जातियां होती है? तो 3। कैसे? इस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि 8 तो हम बताएं विकृति और 3 तो बताएं शुद्ध, तो टोटल कितना हो गया? 11। अर्थात मध्यम ग्राम की कुल कितनी जातियां हैं? तो 11। मध्यम ग्राम की विकृति जातियां कितनी है? तो 8 है। और मध्यम ग्राम की शुद्ध जाति कितनी है? तो 3। इस प्रकार आपको याद कर लेना है। षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? ए में आपका है 7, बी में है 6, सी में है 9 और डी में है 15। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि 7। षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? तो 7 जातियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अवोहल द्वारा कितने प्रकार के गमक बताए गए हैं? ए में आपका है 10, बी में 15, सी में 20 और डी में 12। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि 10। अवोहल द्वारा कितने प्रकार की गमक बताई गई है? तो 10। अवोहल द्वारा कितने प्रकार की गमक बताई गई है? तो 10। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने क्रिया के कितने प्रकार के वर्णन किया है? ए में आपका है 2, बी में आपका है 1, सी में आपका है 8 और डी में आपका है 5। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि 8। सी कहने का मतलब कितना है बच्चों? 8 है। संगीत रत्नाकर में सारंगदेव ने कितने क्रिया के कितने प्रकार का वर्णन किया है? 8 प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अर्थदर्शक के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अर्थदर्शक के नाम से भी जाना जाता है? धैवत, गंधार, मध्यम या पंचम? बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि मध्यम। सी कहने का मतलब क्या है? कि मध्यम। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अर्थदर्शक के नाम से जाना जाता है? तो मध्यम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, रस कौमुदी के प्रथम भाग में किस विषय पर चर्चा की गई है? रस कौमुदी के प्रथम भाग में किस विषय पर चर्चा की गई है? तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि रस कौमुदी एक प्रकार का किताब है जिसका लेखक है श्रीकंठ साहब है। श्रीकंठ। रस कौमुदी के लेखक कौन है? श्रीकंठ। परंतु हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि रस कौमुदी के प्रथम भाग में किस विषय पर चर्चा की गई है? तो संगीत के क्रियात्मक पक्ष का। संगीत के क्रियात्मक पक्ष का। ए नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा कि भरत काल में वीणा पर बजाए जाने वाले बोल की संज्ञा दी थी। ध्यान दीजिएगा, भारत काल में वीणा पर बजाए जाने वाले बोल की संज्ञा दी थी। मतलब बोल की संज्ञा क्या थी? ए में है धातु, बी में है कुतुब, सी में है उपाग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, मतलब धातु। भारत काल में वीणा पर बजाए जाने वाले बोल की संज्ञा क्या है? धातु है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक ताल पद्धति के द्रुतम अंग का अक्षर काल क्या है? ठीक बच्चों, तो ए में आपका है 1, बी में है 2, सी में है 4 और डी में है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी कहने का मतलब है कि 2। बी कहने का मतलब क्या है मित्रों? 2। कर्नाटक ताल पद्धति के द्रुतम अंग का अक्षर काल क्या है? तो 2। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि प्रबंध, रूपक और वस्तु डॉट 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 गान के भेद हैं। मतलब किसके भेद हैं? तो आप तो बता चुके हैं, निबंध का भेद है। प्रबंध, रूपक और वस्तु किसके भेद हैं? तो निबंध के भेद हैं। किसके भेद हैं? निबंध के। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों
कि दक्षिणात्य राग रविंद्र चंद्रिका निम्नलिखित में से किस उत्तर भारतीय राग के समान है? ए में आपका है दरबारी कन्हाड़ा, बी में है अडाना, सी में है बागेश्वरी और डी में है रागेश्वरी। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर बच्चों हम बताते हुए चलते हैं कि इसका आंसर तब तक कमेंट बॉक्स में दे दिए तो अच्छी है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि रागेश्वरी। दक्षिण राग रवि चंद्रिका निम्नलिखित में से किस उत्तर भारतीय राग के समान है? तो रागेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, वह गे रचना जिसमें अंगों को भली भांति सुंदर रूप में बांधा गया हो क्या कहलाती है? ए में तराना, बी में चतुरंग, सी में प्रबंध, डी में गमक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि तराना। ए कहने का मतलब क्या है? तराना। वह गे रचना जिसमें अंगों को भली भांति सुंदर रूप में बांधा गया हो क्या कहलाती है? तराना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सदारंग का जन्म किस राजा के शासन काल में हुआ था? सदारंग और आदारंग दोनों भाई थे। इनके जन्म किसके शासन काल में हुआ था? ए में बच्चों है औरंगजेब, बी में है बाबर, सी में अकबर और डी में अलाउद्दीन खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि औरंगजेब। सदारंग का जन्म किसके शासन काल में हुआ था? तो औरंगजेब के शासन काल में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी का जन्म स्थान कहाँ है? काशी नगरी, इलाहाबाद, रामपुरी, बरेली। बताइए इसका क्या आंसर होगा। प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी का संबंध जन्म स्थान किस नगरी से है? तो हम मारेंगे काशी नगरी। कहाँ टिक आउट करेंगे? काशी नगरी। ठीक है, गिरजा देवी का जन्म स्थान कहाँ है? तो काशी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, गिरजा देवी की संगीत शिक्षा किसकी देखरेख में हुई थी? रामदास, अलार खां, सरजू प्रसाद मिश्र, समता प्रसाद मिश्र। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरजू प्रसाद मिश्र। गिरजा देवी का जन्म स्थान आपको कहाँ है? तो काशी नगरी। ठीक है, और गिरजा देवी का संगीत शिक्षा किसके देख में पढ़े थे? तो सरजू प्रसाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंधों का वर्गीकरण करने के लिए अंगों के आधार पर कितनी जातियां का निर्माण किया गया है? ठीक है, ए में आपका है 6, बी में है ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 8। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि 6। बी कहने का मतलब क्या है कि 6। प्रबंधों का वर्गीकरण करने के लिए अंगों के आधार पर कितनी जातियां का निर्माण किया गया है? तो 6। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि निरर्थक वर्णों से युक्त ख्याल अंग की शैली को क्या कहते हैं? ख्याल यहाँ पर होगा। ठीक है, ख। निरर्थक वर्णों से युक्त ख्याल अंग की शैली को क्या कहते हैं? ए में है तराना, बी में है त्रिवट, सी में है चतुरंग और डी में बच्चों आपका गलत लिखा गया है। डी में आपको हो जाएगा टप्पा। डी में क्या हो जाएगा? टप्पा। और टप्पा ही आंसर सही भी है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब बच्चों कि निरर्थक वर्णों से युक्त ख्याल अंग की शैली को क्या कहते हैं? तो टप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टप्पा कहते हैं। ठुमरी के सामने कर्नाटक संगीत में कौन से गीत की प्रकार है? ए में आपको तिलाना, बी में है जावली, सी में है वर्णम और डी में है कृति। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि जावली। बी कहने का मतलब क्या है? जावली। ठीक है बच्चों, अर्थात कहने का मतलब है कि ठुमरी के समान कर्नाटक संगीत में कौन से गीत की प्रकार है? तो जावली। क्या टिक आउट करिएगा? जावली। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, कि राग तत्व विबोध ग्रंथ की रचना किस काल में हुई थी? 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी। राग तत्व विबोध ग्रंथ का रचना किस काल में हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, किस विद्वान ने परिजातकार की तरह 12 स्वर स्थान बनाकर अपना शुद्ध ठाठ है आधुनिक काफी ठाठ के समान निश्चित किया था? ठीक है, ए में है श्रीकंठ साहब, सी में है, बी में है श्री विठल और सी में है श्रीनिवास और डी में हृदय नारायण। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। मैंने कहने का मतलब है कि सी से श्रीनिवास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों,
कि श्रीकंठ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो श्रीकंठ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है रस कौमुदी, राग कौमुदी, संगीत कौमुदी, संगीत परिजात। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि रस कौमुदी। ठीक है, श्रीकंठ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो रस कौमुदी। ग्राम स्वर समूह से किसकी रचना होती है? ग्राम स्वर समूह से किसकी रचना होती है? तो ए में आपको है राग, बी में है जाति, सी में है ताल और डी में है मूर्छना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको मूर्छना। आंसर क्या हो जाएगा? मूर्छना, मतलब डी नंबर। ग्राम स्वर समूह से किसकी रचना होती है? तो मूर्छना की रचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरत काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी गई है। ए में है तूर्य, बी में है उपांग, सी में है कुतुब और डी में है प्रवाल। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि कुतुब है। भरत काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी गई है तो कुतुब का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, षडज ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थित है? षडज ग्राम का पंचम की कौन सी श्रुति पर स्थित है? चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा, मतलब सी नंबर। षडज ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थित है? तो तीसरा श्रुति पर। श्रुति की संख्या बच्चों कितना है? 22 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यम ग्राम का चैवत कौन सी श्रुति पर होती है? मध्यम ग्राम का चैवत, सॉरी चैवत नहीं धैवत होगा जी, धैवत, धैवत। मध्यम ग्राम का धैवत कौन सी श्रुति पर स्थित है? ए में है 4, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 2। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, कहने का मतलब है कि मध्यम ग्राम का चैवत कौन सी श्रुति पर स्थित है? तो क्या टिक आउट करेंगे? 4। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखा कीजिए और पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर, देखिए यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर क्या कीजिए कि मैसेज कीजिए। ठीक है, आपको तत्काल जो है से पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तत्काल आपको पीडीएफ फाइल क्या किया जाएगा? प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आप आराम से पढ़िए, एग्जाम स्पष्ट रूप से लिया जाएगा और स्वस्थ होकर के पढ़िए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।